very important session as part of any organization's social, moral, and I think legal compliances. The particular session is called POSH, Prevention of Sexual Harassment at Workplace. Primarily, we have requested all the Pune Center staff to join in. So the center staff from Karegaon and Kadalwadi have joined this session. This is basically an orientation session for all of us to understand our responsibility as a staff member when we are working with Read India and we're working with on the social cause with our communities. POSH के बारे में किसी को पता है? Unmute करके बता सकते हैं. Prevention of sexual harassment. Yes, that is correct, at workplace. This is a law which is mandated by the legal constitution of India, where sexual harassment at any workplace is legally incorrect and it is a criminal offense in case somebody is found to be party to it. So I will share a few slides with you which talks about the content of POSH. These are not my personal view. These have been taken from multiple sites, websites, multiple articles. Women and Child, जो ministry है, the Ministry of Women and Child से भी कुछ extract लिए गए हैं. There are certain images which are used only for the purpose of training, understanding, and orientation. The images are not meant to hurt anybody or to create any kind of miscommunication amongst us, because we are male, female, and other gender may be also coming in our scope of work. So we have to be very cautious as far as workplace is concerned. So मैं ये जो पिछले 2 मिनट में मैंने बोला, मैं इसे हिंदी में भी ट्रांसलेट कर देती हूँ, क्योंकि प्रवीण ने सजेस्ट किया था कि हम दोनों भाषाओं का उपयोग जहाँ तक कर सके. तो POSH, जैसे कि इसका फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस. ये मेरा पर्सनल व्यू नहीं है, ये किसी का भी पर्सनल व्यू नहीं है. ये गवर्नमेंट ने लीगली एक लॉ बनाया है जिसमें प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, यानी कि सेक्सुअल हरासमेंट, मे बी यौन शोषण बोल सकते हैं, मुझे एग्जैक्ट हिंदी वर्ड नहीं पता है इसका, मैं जरूर ढूंढ के बताऊंगी. लेकिन महिलाओं के जो शोषण अगर होता है वर्क प्लेस में महिलाओं के प्रति, तो उसको लीगली इनकरेक्ट किया गया है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब पे है कि हम ऐसे अपना कंडक्ट रखें, अपना व्यवहार रखें, या हम ऐसे चीजें अपनी वर्कप्लेस माने जहाँ पे हम काम के लिए आ रहे हैं, या जहाँ पे हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जहाँ काम कर रहे हैं, वहां उस संदर्भ में हम उस जगह पे जा रहे हैं. हम एक एक करके इन सभी शब्दों को विस्तार में जानकारी प्राप्त करेंगे. कहीं कुछ नहीं समझ में आता तो आप लिख लीजिए. लास्ट के 15 मिनट हम डिस्कशन और क्लैरिफिकेशन के लिए रखेंगे, तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि आपस में बातचीत करके उसे क्लैरिफाई कर सकें. जो चीज क्लैरिफाई मैं नहीं कर पाऊँ, अगर ऐसा हुआ तो वी विल अगेन कम बैक टू यू. मोस्टली आई विल बी एबल टू क्लैरिफाई दिस. ये ट्रेनिंग सेशन, ओरिएंटेशन सेशन सिर्फ इसलिए है कि हम ये जान सकें कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जहां हम रीड के साथ जुड़े हुए हैं, या ये जो संस्था के साथ हम महिलाओं एवं बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक जाती है एज एम्प्लॉइज, वॉलंटियर, कंसल्टेंट, स्टाफ, ट्रेनर एट रीड इंडिया. तो सिर्फ ओरिएंटेशन सेशन है. मुझे लीगल जानकारी नहीं है इस बारे में, तो अगर लीगली आपका कोई प्रश्न होता है तो शायद मैं सही रिसोर्स पर्सन ना हो वो सबको आपसे उसको सॉल्व करने के लिए. तो ये जो है POSH, अगर हम थोड़ा इसकी डिटेल में जाते हैं, सो ये एक्ट पहले विशाखा गाइडलाइंस के फॉर्म में आया था. अगर आप सर्च करेंगे वेबसाइट्स पे या बुक्स में, तो आप जानेंगे कि शुरुआत में इसको विशाखा गाइडलाइंस के माध्यम से जाना जाता था. In the initial years, it was known through the name Vishakha Guidelines, and those were the guidelines. At that time, or at that point of time, it was still not a law or not an act. But in this is the timeline. ये timeline है. So करीबन 2007 में एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस बनी थी, विशाखा गाइडलाइंस,
गाइडलाइंस की जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स थे वो बहुत सिमिलर थे जो अभी हम जानेंगे पॉश के अंतर्गत. But in 2013 it became a law, and now it is a complete law as any other act or law in the government, in the legal framework of our country. So the objective of the law is very clear. जो लॉ है, ये जो बना है पॉश का जो लॉ बना है, इसका ऑब्जेक्टिव बहुत सरल है और बहुत क्लियर है कि नो women shall be subjected to sexual harassment at any workplace in India. तो इसमें जो कुछ शब्द हैं उस पे हमें ध्यान देना है. पहली बात तो ये है कि ये वुमेन के अभी जो लॉ, जहां तक अभी हम पहुंचे हैं इतने सालों में, ये लॉ वुमेन के लिए आया है. ऐसा ही एक लॉ बच्चों के लिए भी है जो कि प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड हरासमेंट होता है, या चाइल्ड बच्चों की जो सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है. तो जब हम पॉश की बात कर रहे हैं, आप ये जानिए कि चाइल्ड प्रोटेक्शन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. तो जो बातें हम पॉश के अंतर्गत करेंगे, हमें ध्यान रखना है कि हम चाइल्ड प्रोटेक्शन में भी उन्हीं बातों का ध्यान रखा जाए. जो ये स्लाइड्स बनी है ये पॉश के लिए बनी है, बट दिस सिमिलर थिंग शुड अप्लाई एज फार एज अ चाइल्ड इज कंसर्न while they are coming to our center, या अगर हम ट्रेनिंग्स के लिए बाहर जा रहे हैं तो हमें इन्हीं बातों का ध्यान रखना है. तो कुछ शब्द हैं जैसे कि वुमेन है, सेक्सुअल हरासमेंट है, वर्क प्लेस है, इंडिया है. इस एक्ट में इन शब्दों को डिटेल में समझाया गया है. इस लॉ का जो ऑब्जेक्टिव है वो है प्रिवेंशन. प्रिवेंशन यानी कि हम अपनी जिम्मेदारियां समझें, हम ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई घटना ना हो, उसके लिए हम सब we work towards it, that no such thing should happen in the workplace where we are coming, or at least we should not be doing such thing because our actions are in our control. We cannot say कि हमारी intention ये नहीं थी, हमने इस intention से ऐसा नहीं कहा था, हमारा ये मतलब नहीं था. कुछ शब्द ऐसे हम यूज ना करें जो कि सेक्सुअल हरासमेंट का पार्ट हो सके. सो फर्स्ट इज प्रिवेंशन, सेकंड इज प्रोहिबिशन. सो प्रोहिबिशन मतलब हम अपने जहां पे हम काम कर रहे हैं उस संस्था में हम जीरो टॉलरेंस पे चलें. जीरो टॉलरेंस मतलब हम एक भी ऐसा इंसिडेंस टॉलरेट नहीं करेंगे जहां पे सेक्सुअल हरासमेंट या चाइल्ड अब्यूज का कोई केस सामने आता है. पर ध्यान रखें कि अगर कोई फॉल्स क्लेम कर रहा है, अगर कोई लेडी या कोई बच्चा फॉल्स क्लेम कर रहा है या बच्चे के पेरेंट्स फॉल्स क्लेम कर रहे हैं, तो वो भी हम एनकरेज नहीं करते हैं एज फार एज रीड इज कंसर्न. सो रीड इंडिया का ये मैंडेट है कि जहां जहां हम जाते हैं, जहां जहां हम सेंटर की स्थापना करते हैं, वहां पे हम भी प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन, और मान लीजिए खुदा न खास्ता कोई ऐसा इवेंट होता है एक्चुअली में, तो उसका रिड्रेसल माने उसको समझना और उसके सॉल्यूशन की तरफ जाना कि हम इसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ इज वेरी क्लियर. देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लॉ: प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड फास्ट रिड्रेसल. तो फास्ट रिड्रेसल हैज बीन डिफाइंड वेरी क्लियरली अंडर पॉश. वी विल गेट टू दैट इन द लास्ट फ्यू स्लाइड्स. क्विकली मैं आपको ये बता देती हूँ कि दिस कवर्स ऑल फीमेल स्टाफ. पॉश कवर्स ऑल फीमेल स्टाफ, बट हमारा ये मानना है रीड में, be it male, female, any other gender, child, everybody's safety as far as their sexual orientation is concerned or their physical safety should be ensured, that it should not be done because of our negligence or somebody's misbehavior or somebody's malicious intent. यानी कि जो हमारे संदर्भ में आ रहे हैं, जो महिलाएं हैं, पॉश जो बना है महिलाओं के लिए बना है, लेकिन रीड एज एन इंस्टीट्यूशन महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए चाहता है कि एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट हो. बाय डिफॉल्ट हमारे यहाँ पे महिलाएं, लड़कियां और छोटे बच्चे ज्यादा आते हैं, तो हम भी थोड़ा इसी तरीके से बात करते हैं कि इट्स अ सेफ स्पेस फॉर वुमेन एंड गर्ल्स एंड चिल्ड्रन. सो वी हैव टू प्लेज टुवर्ड्स दैट, वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स दैट एज अ टीम. ये जो लॉ है, दिस एक्सटेंड्स टू ऑल फीमेल्स, बी इट मैरिड, सिंगल, डिवोर्स्ड, एन एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो एम्प्लॉय कंट्री हेड लेवल पे है, चाहे वो एम्प्लॉय हाउसकीपिंग स्टाफ है, चाहे वो टेम्परेरी एम्प्लॉय है. मान लीजिए आपके यहाँ पे
सेंटर में कोई सफाई कर्मचारी आ रहे हैं जो सुबह सिर्फ 1 घंटे के लिए आते हैं, तो वो भी कवर्ड है। उनकी भी जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है वो हमारी एज ए रीट या किसी भी संस्था की, जिस भी संस्था में वो काम कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है। ये जब लॉ हम समझ रहे हैं, हमें ध्यान में रखना है कि ये पूरे भारतवर्ष के लिए बनाया गया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनजीओ के लिए बनाया गया है या सिर्फ किसी पर्टिकुलर संस्था के लिए बनाया गया। दिस लॉ कवर्स होल ऑफ इंडिया। तो होल ऑफ इंडिया में दे हैव टू विजुअलाइज की अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, देन देर आर लार्ज फैक्ट्रीज, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं जिसमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में ही शायद 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता हो। स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं। तो जब हम ये बातें कर रहे हैं ना, तो हमें ये नहीं सोचना कि यही 4 कमरे तो हैं, इन 4 कमरों में और क्या हो सकता है हमारे, अगर हम रीड इंडिया के सेंटर्स की बात करें। But this law covers the entire country. That is why it is in too much detail. It is explained कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है. As I shared, this law covers government offices, private offices, hospitals, nursing homes, sports institutions, any organized or unorganized sector wherever there are more than 10 employees. जिस भी जगह पे 10 से ज्यादा लोग हैं, वहाँ मैंडेटरी है कि पॉश का पॉलिसी होना चाहिए। जैसे कि रीट की पॉश पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस इन टर्म्स ऑफ any misbehavior or misconduct as far as sexual harassment is concerned or child abuse is concerned. Workplace, जैसे कि हम कभी कभी ट्रेनिंग्स के लिए जाते हैं, हो सकता है हम कहीं ग्रुप बना के बाहर, स्कूल के बाहर या कोई जगह लेके हम कोई इवेंट कर रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा कंडक्ट उस जगह पे भी सेम हो, बिकॉज हम रीड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम पर्सनल कैपेसिटी में खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एज आई सेड, आवर एक्शंस शुड बी इन आवर कंट्रोल, आवर बिहेवियर शुड बी इन आवर कंट्रोल एंड इट शुड बी वेरी प्रोफेशनल। ऑलराइट, यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? राइट, ओके। एम्प्लॉइज कौन हो गए? अब एम्प्लॉइज हो गए, मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जब हम कहते हैं कि इस एक्ट के 3 मकसद हैं, प्रिवेंशन है, प्रोहिबिशन है एंड रिड्रेसल है। तो प्रिवेंशन जो है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एक तो हमारी खुद की है कि हम कैसे कॉन्डक्ट करेंगे। दूसरा, जिस संस्था के साथ हम जुड़े हैं उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस चीज के बारे में अपने एम्प्लॉइज को अवेयर करे। So whose responsibility is it is to prevent, to ensure there is prevention, prohibition and redressal. So first of all, the organization that we are associated with, it's the responsibility of that organization to make sure that the employees are aware about this policy, and they should be oriented towards strict actions that could be taken in case any such event is highlighted, proven, and it is, in actuality it is there. And as I said, any false claim by a female employee can also have equally drastic repercussions. So this is something, a tool given for our safety and security. Do not misuse this tool. That is also very clearly written in the law, in the act. तो अब एज एन एम्प्लॉयर हम क्या कर सकते हैं? हम आपको एज एन एम्प्लॉय, यानी कि रीड इंडिया का हेड ऑफिस जो हो गया, हम आपको समय समय पे ओरिएंटेशन सेशंस कर सकते हैं, समय समय पे बता सकते हैं कि रीड इंडिया का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो जीरो टॉलरेंस ऑफ एनी सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस है, एनी चाइल्ड अब्यूज एट वर्क प्लेस है। सेकेंडली, हम सीसीटीवी कैमराज लगा सकते हैं। आई एम नॉट टू श्योर आपके यहाँ सीसीटीवी कैमराज लगे हैं कि नहीं लगे हैं। नहीं लगे हैं तो विद इन नेक्स्ट 15 डेज वो कैमराज दोनों सेंटर पे लग जाएंगे। अभी हाल फिलहाल में हम अगर और अपना एक्सपेंशन प्रोग्राम करते हैं तो हमें देखना पड़ेगा वहां पे भी हम कैसे सीसीटीवी कैमराज लगा सकते हैं। बट सीसीटीवी कैमराज कैन ओनली ऑब्जर्व और ओनली रिकॉर्ड व्हाट वी आर डूइंग। मेन इज आवर कंडक्ट, यानी कि हमारा व्यवहार मेन है, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम मोरली सोशली रिस्पॉन्सिबल रहें। सो ड्यूटीज ऑफ द एम्प्लॉयर मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर कर लिया। अब ड्यूटीज ऑफ द एम्प्लॉयर में एक तो रीड इंडिया आ गया, हमने आपको ओरिएंटेशन दे दी। एट द सेंटर कौन रिस्पॉन्सिबल है? एट द सेंटर मैं तो हूँ नहीं, शिवानी तो है नहीं सेंटर पे,
गीता मैम तो है नहीं सेंटर पे कौन है? हम 7-8 लोग जो आज इस मौके पे जुड़े हैं, इस सेशन में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। तो ये आपकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये आपकी है कि आपके सेंटर पे ऐसा कोई घटना ना हो, उसे प्रिवेंशन और उसे प्रोहिबिशन, दोनों चीजें आपका भी उतना ही सहयोग चाहिए. We need your support also equally in prevention and prohibition of any such act at your centers, both the centers. As far as redressal is concerned, we request you not to, in case somebody is highlighting, at least share with us, okay? We do not want the redressal. Redressal का मतलब आपने वहीं पे उसे सुलटा दिया, ऐसा हम situation नहीं चाहते. We want to know if somebody is, is claiming something. It is till proven. Of course, everybody is, equally innocent. So do not think कि हमारी job का क्या होगा, हमारे सेंटर पे ऐसा हुआ तो हमें हाईलाइट नहीं करना चाहिए, हम इसे यहीं पे सुलटा देते हैं. We kind of talk to the person and cover it up and kind of manage the situation. So as I said, prevention, prohibition, you are our partner as far as prevention and prohibition is concerned. ना तो वो हो, और अगर वो हो तो वो zero tolerance zone में है. But अगर कुछ ऐसा highlight होता है, that comes under redressal. Redressal में management would like to be involved. This you should not be doing completely at your level because REIT का नाम involved है और जो donors हमें support कर रहे हैं उनका भी नाम involved है. तो सेक्सुअल हरासमेंट के दो पार्ट्स हैं, एक तो हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट और एक है क्विड प्रो क्यो, यानी कि दिस फॉर दैट ट्रीटमेंट. ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, बट मैं आपको ब्रीफ में समझा देती हूँ जो इसके मायने क्या है. सो हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट वहां पे आता है जहाँ पे हमारे कमरे हैं या जो हमारे सेंटर में जो हमारी फैसिलिटीज हैं वो इतनी सेफ नहीं है. डार्क रूम्स हैं, सीसीटीवीज नहीं लगे हुए, वॉशरूम्स में लाइट नहीं है. तो जो वर्क एनवायरनमेंट है वो हमारा साफ सुथरा होना चाहिए. तभी आप देखेंगे कि आपका जो सेंटर है उसमें दीवारें ऊपर तक नहीं है, आप आई लेवल से पूरा सेंटर देख सकते हैं कि पूरे सेंटर में क्या हो रहा है. सो दैट इज वन ऑफ द रीजन कि हमारा अगर एक कॉर्नर रूम है वहां पे कोई सीसीटीवी नहीं लगा हुआ तो देयर कुड बी चांसेस कि that's not a very safe space for any women and girl. But हम कोशिश करते हैं जहां भी हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट है वो हॉस्टाइल नहीं हो, वो सपोर्टिव हो, कि वो किसी भी तरीके की सेक्सुअल हरासमेंट को एनकरेज ही ना करे. एंड क्विड प्रो क्यों बताया गया है कि कई बार क्या होता है, जो लोग अथॉरिटी में है, मान लीजिए कोई मेल बॉस है तो वो ये कहता है कि अगर आप मुझे कुछ सेक्सुअल फेवर करते हैं तो मैं आपकी प्रमोशन करा सकता हूँ, या अगर आप मुझे कोई सेक्सुअल फेवर नहीं करते तो मैं आपकी डिमोशन कर दूंगा. उस चीज को क्विड प्रो क्यो बोला जाता है, क्विड प्रो क्यो. तो इस चीज को बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आपने मी टू मूवमेंट के नाम से पेपर में पढ़ा होगा कि मी टू मूवमेंट चली थी बीच में, जहाँ पे लेडीज खुल के बाहर आ रही थी कि ऐसी ऐसी हरासमेंट्स हुई हमें और हमें बोला गया कि इस तरह की ट्रीटमेंट होगी. So those are, kind of an environment which we do not want to encourage. Completely zero tolerance है as far as REIT is concerned on that. ये चीज समझ में आई, hostile work environment and quid pro quo. So यही मैंने चीज यहाँ पे explain करी है. In terms of physical abuse, in terms of a physical unwelcome remark as far as sexual harassment is concerned, हमें किसी भी प्रकार का फिजिकल एडवांस नहीं करना है. जब हम सेंटर पे आ रहे हैं या सेंटर के काम से कहीं जाते हैं, कोई ट्रेनिंग देने के लिए या कोई ट्रेनिंग लेने के लिए, हमें किसी भी तरीके का सेक्सुअल फेवर नहीं मांगना है. कोई भी प्रोनोग्राफी समझ में आती है जिसमें कि न्यूड पिक्चर्स हैं या ऐसी पिक्चर्स हैं जो ऑब्जेक्शनेबल हो सकती हैं, तो वो उनका प्रयोग हमें सेंटर पे भी नहीं करना. अपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स अगर बने हुए हैं उन व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी नहीं करना है. अगर 1-to-1 हम किसी से इंटरैक्ट कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि एटलीस्ट जो लोग रीड के कनेक्ट में आ रहे हैं, हम इस तरह का ना तो कोई जोक्स भेजें
ना तो इस तरीके के कोई कंटेंट हम चेंज करें एक दूसरे से, बिकॉज एनीबडी कैन फील अनकंफर्टेबल, और हो सकता है कई बार वो आपको बता भी ना सकें कि हम अनकंफर्टेबल हैं, क्योंकि जिन जिन लोकेशंस पे हम काम करते हैं वहां पे लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग सेंसिटिविटी से आते हैं, अलग अलग आई वुड से सोशल सपोर्ट से आते हैं। कभी कभी बच्चे अपने पेरेंट्स से भी नहीं बात कर पाते हैं इन चीजों के बारे में, महिलाएं नहीं बात कर पाती हैं इन चीजों के बारे में। तो जितना हम कंट्रोल करें आदान प्रदान, यानी आजकल क्या है ना, वो व्हाट्सएप ग्रुप्स पे या स्टेटस पे या कुछ भी हम, मतलब कभी कभी हमारा इंटेंशन वो नहीं होता, लेकिन कोशिश करिए कि जहां तक आप वर्क प्लेस में हैं आप इन चीजों को आने ही नहीं दीजिए। बिकॉज क्यों हम बेकार में किसी को अपने आप को एक्सप्लेन करें, अरे हमारा तो ये मकसद ही नहीं था, वो तो फॉरवर्ड मैसेज आया हमने फॉरवर्ड कर दिया। नहीं, अगर आपको करना है ऐसा कुछ तो प्लीज वर्क एनवायरनमेंट में मत करिए। जो लोग आपके कॉन्टैक्ट में वर्क रिलेटेड आ रहे हैं उनसे मत ये सब करिए, बिकॉज ये एक अनहेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक मैसेज भेजा तो कोई आप पे पॉश लगा देगा, बट द ऑब्जेक्टिव इज कि हम किसी को ये मौका ही ना दें कि वो अनकंफर्टेबल हो एक रीड के सेंटर पे आने के लिए, कि उसको ये लगे क्योंकि मैं फीमेल हूँ या मैं बच्चा हूँ या मेरी जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है उस पर कोई खतरा है। तो ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना ही है, ये कहने के सिर्फ इतने ही मतलब है। मैंने कुछ इमेजेस यहाँ पे यूज करी हैं जस्ट फॉर शोइंग। ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो यहाँ लिखा है बस वही आता है सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, कुछ 5-7 एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि हम किसी से दो तरह की, जैसे दो मतलब की बात करते हैं, जिसे कि डुअल टोन कह सकते हैं, कि मतलब हम उसमें हमारा इंटेंशन जो है गलत तरीके से छुपा हो, ऐसी बातचीत हमें नहीं करनी है। ऐसे गाने आ गए हैं आजकल जो कि अनप्लेजेंट होते हैं, कोशिश करिए जहां तक हो सके हमारे सेंटर पे ऐसे गाने ना तो चले, ऐसे गाने ना तो हम फॉरवर्ड करें जो हमारे संदर्भ में आ रहे हैं, जो रिलेटेड टू आवर वर्क, पीपल हु आर कमिंग और बेनिफिशियरीज हु आर कमिंग। ऐसे जोक्स भी हम यूज ना करें, टॉन्ट होती हैं, टॉन्ट्स ना करें, कैट कॉलिंग, आई डोंट नो अगर आपने ये टर्म सुनी हो, बहुत कॉमन है। जैसे कि कोई लेडी गुजर रही है तो सीटी बजाना, या उसके कपड़ों के बारे में कमेंट करना, या फिर एनीथिंग विच कुड बी टॉन्टिंग टू द फीमेल, उसको अनकंफर्टेबल करे, या बच्चों के साथ कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेटरी रिमार्क करना, दैट शुड बी अवॉइडेड। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सबसे जो क्लियर है, क्योंकि वो सारी चीजें तो हम ये कहते हैं कि अच्छा हमारा तो इंटेंशन ही नहीं था, हमने ये ऐसे ऐसे कर दिया, हमने तो ऐसे ही फॉरवर्ड कर दिया। सबसे जो सिंपल है, जो सिंपली जो फर्स्ट थिंग आती है सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर है, वो है गलत तरीके से किसी को टच करना, उस तरीके से टच करना कि अगला सामने वाला अनकंफर्टेबल हो। एंड आप बाद में ये नहीं कह सकते ये तो मेरे बेटे जैसा है, ये तो मेरी बेटी जैसा है, ये तो बच्चा है। अगर उस पर्सन को अनकंफर्टेबली टच कर रहे हैं और वो ऑब्जेक्शनेबल है, कई बार वो बोल पाते हैं, कई बार वो नहीं बोल पाते। Sometimes we are engaged in physical touch to somebody which could be slightly uncomfortable for the other person. And intention, we cannot prove our intention, but our action may speak differently. So we should be aware that any physical touch which is questionable should be completely avoided as far as Read India centers are concerned, or any extension of a Read India center, be it a training or be it a community mobilization or any event. जैसे कि मैंने पहले कुछ स्लाइड्स में बताया था कि शो ऑफ प्रोनोग्राफी, यानी कि हमारे आईटी इक्विपमेंट्स पे एट नो लेवल, जीरो टॉलरेंस से भी ऊपर, मैं ये बात को आप सभी को बताना चाहूंगी, हमारे इंटरनेट को यूज करते हुए, हमारे आईटी इक्विपमेंट्स को यूज करते हुए ना तो कोई एडल्ट वेबसाइट्स देखेगा, और अगर देखता है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ईच वन ऑफ अस प्रेजेंट ओवर हियर, दैट इट इज देयर एंड देन ऑब्जेक्टेड, स्टॉप। इसके लिए आप क्या मेथड्स ले सकते हैं, पासवर्ड भी क्लिक चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे आते हैं, यूथ आता है,
and I probably this is quite natural that we are intrigued towards knowing about pornography, or sometimes somebody is indulging into pornography, seeing viewing of pornography. तो हमारे systems को उपयोग करते हुए, using our laptops, our tablets, our Wi-Fi, these should be completely avoided. I'm not saying avoided. This is a complete no. How you have to prevent it, it is your responsibility. You change your internet password regularly. Of course, you have to block your adult sites. उसमें आप एज बैरियर लगा सकते हैं. अगर आप 16 एंड बिलो का एज बैरियर लगा देंगे तो ऐसी वेबसाइट्स खुलती भी नहीं है. आई एम श्योर जो यहाँ पे IT एक्सपर्ट्स हैं, they are more educated in terms of how we can prevent it, but you have to make sure that it is not there. It is zero tolerance. एक बार भी अगर हमें पता चलता है, it will be taken up by the management. I've already shared about molestation, catcalling, physical abuse. I hope आप सबको ये समझ में आया, especially जब हमारे beneficiaries आते हैं, we have to be very clear how our conduct has to be with them. Show of authority. Show of authority हमने क्विड प्रो को के माध्यम से समझने की कोशिश करी है कि अगर आप मुझे सेक्सुअली फेवर नहीं करते तो मैं आपका डिमोशन कर सकता हूँ. अगर आप मुझे सेक्सुअली फेवर करते हो तो मैं आपको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे सकता हूँ. तो इस तरह का तो नहीं होता, मतलब नहीं होना चाहिए हमारे यहाँ पे. बट हाँ, पॉश के अंतर्गत ये बहुत क्लियरली डिफाइंड है कि शो ऑफ अथॉरिटी से अगर आप मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअल फेवर, this is to be completely avoided, and there is a strong policy in place to redress certain accusations. तो अभी तक हमने जो बात करी, मैंने इस पिक्चर के माध्यम से उसको एक स्नैपशॉट देने की कोशिश करी है. एक छोटी सी फिल्म है. He just put his arms around me on my shoulders and then just tried to be, I mean, he was almost over me. तो मैंने रुकने से मना कर दिया तो मुझे ये बोला गया कि अगर आप नहीं रुकेंगी Then he would make sure that I leave the organization. Did you know that sexual harassment is a criminal offense, is punishable with imprisonment of up to 3 years? Every organization has to follow the law on sexual harassment of women at workplace, be it big or small, and whether it has women employees or not. An organization has to help you lodge a complaint with the complaint committee of the organization that the harasser is working, or even lodge a police complaint against the harasser if you desire. The evaluation of sexual harassment charge depends on how a woman sees it. What matters is what you perceived and not what the harasser says he intended. The law mandates confidentiality. This is to prevent the identification of women, harasser, witness in the public or the media. Did you know that you need lesser proof under the law than you need to get justice under the criminal law? In this case, you need to prove only the probability, whereas under the criminal law, the proof has to be beyond reasonable doubt. You can make a sexual harassment complaint against an organization's employee even if you don't work there. You could be anybody, a visitor, a customer, a bystander, or a job seeker, but still be able to complain. Did you know that the law provides prompt remedy? That's because the complaint committee has to finish the inquiry within 90 days, and the 90-day period starts from when the complaint has been lodged and not from when the incident has occurred. So आप सभी को समझ में आया जो इस शॉर्ट वीडियो में बताया गया है, that this is a criminal offense and it is about the perceiver's perception and not the stated intender's intention. So intender यानी कि जो हम हैं, अगर हम ये बोलें कि हमने
इस इंटेंशन से नहीं कहा या इस इंटेंशन से हमारा कंडक्ट नहीं था, तो दैट इज नॉट रियली व्हाट मैटर्स. If the other person, if the aggrieved person or the perceiver says कि मुझे इस तरीके के एक्ट से तकलीफ हुई है या इस तरीके से मुझे सेफ नहीं लगता, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. यानी कि कभी हम ये नहीं कह सकते कि हम ये तो हमारी भाई बहन जैसा है, बेटी जैसा है, ये तो मेरी माँ जैसी है, अरे इसके साथ तो मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, या विद अ चाइल्ड ऑल्सो. एंड नाउ इट इज बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो मेन के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट उन्होंने बनाया हुआ है ऑफ जीरो सेक्सुअल टॉलरेंस. ये कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में बहुत स्ट्रिक्टली लिया जाता है. जितना स्ट्रिक्टली रैगिंग को लिया जाता है उससे भी ज्यादा स्ट्रिक्टली लिया जाता है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि फास्ट रिड्रेसल, ये जो आपने अभी जो क्लिप देखा, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड का अपना खुद का क्लिप है. आप उनकी वेबसाइट पे जाके भी ये क्लिप देख सकते हैं. इसमें ये बताया गया है कि जल्दी से रिड्रेसल होता है, यानी कि 90 डेज के पीरियड में ऑर्गेनाइजेशन को रिड्रेसल देना है. वो लीगल पार्ट में हम ना जाएं तो ज्यादा अच्छा है. हम कोशिश करें कि हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ हो ही ना, प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन पे ही हम खत्म कर दें, हमें रिड्रेसल पे जाने की जरूरत ही ना पड़े. अगर रिड्रेसल में जाते हैं तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. एंड आई अगेन से टू फीमेल स्टाफ ऑल्सो दैट एनी फॉल्स क्लेम, यानी कि कुछ ऐसा नहीं हुआ है और हम अपना कोई भी इंटेंशन बचाने के लिए एक फॉल्स क्लेम कर रहे हैं, तो उसे भी उतनी ही स्ट्रिक्टली हम प्रोहिबिट करेंगे. और ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया या किसी ने कह दिया तो दूसरे हम मान लेंगे, उसके अंदर तक जाता है हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है. सो एज आई सेड, इट इज अ टूल, और इस टूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दोनों पार्टीज की है, एट द हेड ऑफिस ऑल्सो एंड एवरीबडी प्रेजेंट इन द सेशन टुडे. जो भी लोग यहाँ पे सेशन में हैं वो किसी ना किसी तरह से रीड से जुड़े हुए हैं, या तो हम ट्रेनर हैं, या तो हम स्टाफ हैं, या तो हम वॉलंटियर हैं, या तो हम बेनिफिशरीज के साथ रेगुलरली इंटरेक्ट कर रहे हैं. तो ये हमारी एक तो आपस में हम स्टाफ मेंबर्स को लेके और हमारे बेनिफिशरीज को लेके, क्योंकि आपने वीडियो में क्लियरली देखा है, सुना है कि ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट एम्प्लॉयज ही हों. अगर कोई विजिटर है, अगर कोई इंटर्न आ रहा है, कोई वॉलंटियर आ रहा है, वो भी इक्वली कवर्ड है. जैसे ही वो आपके संपर्क में आते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशनल वर्क के अंतर्गत. ठीक है, बात सरल है. थोड़ा सा एम्फेसिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम करीबन साल भर में शायद 200-300 लोगों के एसोसिएशन में आते हैं. तो अगर हमारा कंडक्ट ही ऐसा क्वेश्चनेबल नहीं हो सकता तो कल को हमारे ऊपर कोई उंगली ही नहीं उठा सकता, हमारे ऊपर कोई क्लेम नहीं कर सकता, फॉल्स क्लेम नहीं कर सकता. जहां तक फर्दर प्रिवेंशन की बात है, एज आई सेड, वी विल पुट अप कैमराज इन योर this thing at all the sites. We are also trying to develop posters कि जो लोग इस सेशन में नहीं आए हैं, कोई बेनिफिशियरी हैं, उनको भी ये पता रहे कि इस सेंटर में वो एक सेफ स्पेस समझ के आए. हम एक हेल्पलाइन नंबर भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप ये जानिए कि रीड के 54 सेंटर्स हैं आज की डेट में. अगर हर सेंटर पे भी 100 लोग रोज आते हैं तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 54 into 100. इतने लोगों की जिम्मेदारी प्लस द स्टाफ मेंबर. अगर हमारे पास 200 स्टाफ मेंबर्स हैं तो हम सब इन सब की जिम्मेदारी हमारी खुद की भी है और हमारे सेंटर स्टाफ की भी है. तो ऐसे सेशंस हमने सभी सेंटर्स के साथ किए हैं. जो पास वाले सेंटर्स हैं हमने जाके करे हैं, जो दूर वाले सेंटर्स हैं कभी जाके भी करे हैं, कभी वर्चुअली भी करे हैं. बट द इंटेंशन इज वेरी क्लियर कि हम इसे एक सेफ स्पेस, सेफ जोन लेके चलेंगे, एंड वी ऑल आर कमिटेड टुवर्ड्स दैट. जो बाकी की आगे की स्लाइड्स हैं, दोज आर अबाउट द इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, जो कि हमारे लिए रीड ऑफिस के लिए इम्पोर्टेंट है. अगर किसी को जानना है तो मैं अलग से आपको बता सकती हूँ. इसमें जो कंप्लेन मैकेनिज्म है उसके बारे में लिखा गया है कि कोई कंप्लेन आती है तो उसके हमें रिटन में कॉपीज चाहिए होती हैं. ये ऐसा नहीं कि रीड का मैंडेट है,
ये लीगली जो स्टेप्स हैं वो लिखित में है। इस पीपीटी की PDF कॉपी मैं शिवानी को दे दूंगी या प्रवीण को दे दूंगी। This can be printed, kept in your who's the gentleman behind Tushar? This can be printed and kept at your sites. और अगर आप इसको मराठी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं ताकि आपका बेनिफिशरीज जो फीमेल बेनिफिशरीज हैं शायद उनकी जानकारी में ये लैंग्वेज थोड़ी कठिन हो सकती है, तो हम अगर हाँ आपको लगता है, इफ यू सजेस्ट, यू गाइज कैन ट्रांसलेट इट ऑल्सो, बट एक बार उसको प्रूफ रीडिंग करा लीजिएगा। और पूरी स्लाइड्स का ट्रांसलेशन कराने की जरूरत नहीं है। जो कोर स्लाइड्स हैं जहाँ पे ये बताया गया है कि prevention of sexual harassment is prevented and prohibited at read centers, वो वहाँ आप कर सकते हैं। तो ये मुझे हाफ एन आवर सेशन लेना था, सॉरी 40 मिनट्स का हो गया, बट आई वांटेड कि हम सब इस विषय पे एक जैसा सोचे, एक साथ होके एकजुट होके ये काम ही हो सकता है, अलग अलग नहीं हो सकता। एंड ये बहुत सेंसिटिव इशू है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव इशू है, तो इसकी जो जिम्मेदारी है हम सबकी बनती है। मैं प्रेजेंटेशन यहाँ पे स्टॉप करती हूँ बिकॉज आगे की जो स्लाइड्स है वो बहुत टेक्निकल जा रही हैं। वो स्लाइड्स मैंने उन कंपनीज के लिए बनाई हैं जिन कंपनीज को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। हमारे लिए ये प्रिवेंशन और प्रोहिबिशन पे ही खत्म हो जाना चाहिए, बट रीड में मैकेनिज्म रिड्रेसल का भी है। किसी को अगर लगता है या किसी को ऐसा पता है कि ऐसा कुछ इंसिडेंट्स हुआ है, प्लीज bring it to our notice. You can write to me, Geeta ma'am, Shivani, all of us are there. हम एक कमेटी बना रहे हैं। इस कमेटी के नाम हम आपको जल्दी ही देंगे। उसका नाम है ICC कमेटी। ICC कमेटी बोलते हैं इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। इसमें इंस्टीट्यूशन के ही मेंबर्स हो सकते हैं और एक मेंबर हमें बाहर से लेना होता है जो NGO का मेंबर हो सकता है। तो हम कोशिश करेंगे हमारे जो मैम के जो नेटवर्क में लोग हैं उनमें से हम किसी को लेके आएंगे। So this was a brief session on POSH. Thank you for patiently listening to me. If we have any question, any doubts, we can take another 5 minutes and discuss amongst us. अगर मैं नहीं solution दे पाई या नहीं आपको convince कर पाई, I will definitely come back to you. So I pause here and request you to share your views as far as POSH is concerned and your action plans for preventing it at your sites. First of all, thank you so much for such information on this POSH Act. We can see that the volunteers we are having in this team and also the staff we are having at our center. Actually, we already have mentioned this act earlier before, as both of these volunteers are preparing for competitive examination. They have specially included in this in their syllabus, and personally I have taken the training on this also as a युवा साथी, because हम जब स्कूल में जाते हैं तो हमें स्कूल में भी इसके ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो उसका एक स्पेशली टॉपिक हमें उस सिलेबस में दिया हुआ है। सो वही हम हमारे सेंटर पे लागू करते हैं और बिल्कुल हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सेफ फ्रेंडली इन्वायरमेंट हमारे सेंटर पे रहे। जो भी बच्चे बेनिफिशियरीज यहाँ पे आते हैं, फीमेल स्टाफ हमारा रहता है, उनके लिए भी हम काफी सेफ इन्वायरमेंट मेंटेन करते हैं। कोई भी अगर चीज ऐसी सामने आती है तो उसका आपको उसकी जानकारी दी जाएगी, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि हमें प्रोहिबिशन और प्रिवेंशन पे ही ज्यादा भर देना है, तो हम उस पे ही ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। और जैसे कि मैम ने कहा कि हम CCTV जल्द से जल्द लगाएंगे, तो उसके लिए मैंने कोटेशन बनाने के लिए भेज दिए है। जैसे कोटेशंस आती है मैं आपको भेज दूंगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू प्रवीण, थैंक यू। आई थिंक काफी क्लियरली कम्युनिकेट हुआ है। सुवर्णा जी एंड विद्या जी, सिंस यू आर वर्किंग विद यंग चिल्ड्रन, शिवानी कैन ऑल्सो गिव यू दी, शायद आपके पास हो भी, गुड टच बैड टच। ये जरूरी नहीं है कि हम अपने लेवल तक ही रखें कि हाँ हमें अपने इंस्टीट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं होने देना। हमारा मकसद ये भी है कि जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं उसको हम इसकी चीज की जानकारी दें, क्योंकि आज हो सकता है वो हमारे साथ जुड़े हैं,
कल हो सकता है वो स्कूल, बड़े स्कूल में जाएं या किसी कॉलेज में जाएं या आगे जाके किसी जगह पे काम करें, तो उनको भी ये पता होना चाहिए कि गुड टच बैड टच क्या है। तो जो छोटे बच्चे भी आते हैं हमारे साथ, उनको भी आप इस चीज के बारे में बताएंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे सेंटर में कुछ ऐसा इंसिडेंस हो सकता है, उनके साथ बाहर भी तो हो सकता है ना, ऐसा जानकारी उनके पास होना चाहिए। एंड दिस इज पार्ट ऑफ आवर ECT मॉड्यूल, आई वुड से, कि चाइल्ड प्रोटेक्शन पे भी हमें काम करना है। तो एक तो हो गया फीमेल प्रोटेक्शन, गर्ल्स का प्रोटेक्शन जो पॉश के अंतर्गत आता है, गुड टच बैड टच, और अगर ऐसा कुछ होता है तो वो अपने पेरेंट्स से किस तरीके से बात कर सकते हैं, या विद्या जी के साथ अगर वो ज्यादा एसोसिएटेड हैं तो उनके साथ कैसे बात कर सकते हैं, इस चीज के बारे में भी आप समय समय पे वर्कशॉप कर सकते हैं। जैसे प्रवीण ने बताया कि चाइल्ड प्रोटेक्शन पे वो स्कूल में भी बातचीत करते हैं, तो that should be your this is a very good I think social initiative जो आपका सेंटर कर रहा है। जी मैडम, ये काफी एक सेंसिटिव इशू है, इसके ऊपर ज्यादातर लोग बात नहीं करना चाहते, लेकिन मतलब दिस इज अ वेरी रियल इशू इन आवर करंट टाइम। तो अभी जैसे कि विमेन्स बहुत ज्यादा वर्नरेबल होता है, तो उनके लिए ये काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उनको सबसे पहले अवेयरनेस होना चाहिए कि ऐसे POSH बोल के भी कुछ चीज है, जैसे कि प्रिवेंशन ऑन सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो अगर उनको अवेयरनेस अगर ज्यादा मिलेगा तो फिर डेफिनेटली वो अपने आप को बेटर, और अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे सेंटर के अंदर जैसे कि जो मैनेजमेंट है वो पूरा फीमेल स्टाफ है, तो वो उनको अच्छे से कोऑर्डिनेट कर, उनके साथ अच्छे से कोऑर्डिनेशन मेंटेन करते हैं, अच्छा बॉन्डिंग रखते हैं। जो भी बेनिफिशियरीज यहाँ पर आते हैं तो उनका प्रॉपर ख्याल रखा जाता है। तो जो भी यहाँ पर आते हैं उनके लिए एक सेफ और एक बेटर एनवायरनमेंट तैयार करने के बारे में सोचा जाता है। तो हमारा जो सेंटर है इसमें हम पहले से ही जो फीमेल बेनिफिशियरीज आते हैं उनको पहले से ही सपोर्ट किया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है और उनको सेफ फील कराया जाता है ताकि वो नया स्किल्स को एक्वायर कर पाए। तो हमारे सेंटर में अभी हम इसके बारे में अवेयरनेस भी देंगे, ज्यादातर जितने भी फीमेल बेनिफिशियरीज है उनको अवेयरनेस भी प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ कुछ अगर रिक्वायरमेंट होगा तो उनको हेल्पलाइन नंबर्स वगैरह ये सब भी हम इनको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। जब आप अवेयरनेस सेशंस कर रहे होंगे, बी वेरी केयरफुल कि इंटेंशन बहुत क्लियर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई अवेयरनेस सेशन के टाइम पे भी किसी को कोई सेंसिटिव चीज है जो हर्ट कर जाए। मेक श्योर यू हैव द फीमेल स्टाफ आल्सो प्रेजेंट व्हेन यू आर डूइंग एन अवेयरनेस सेशन, बिकॉज अवेयरनेस सेशन के दौरान हो सकता है हम कुछ ऐसा बातचीत कर दे जो सामने वाले को समझ ना आए और गलत फहमी में कुछ समझना है। तो मेक श्योर कि उस टाइम पे रिकॉर्ड कर सकते हैं तो बेशक रिकॉर्ड कर दीजिए ताकि कोई मिसकम्युनिकेशन का सवाल लेना। Yes, definitely. Yes. Thank you for your time. This is a joint responsibility. कुछ कहना चाह रही है सुवर्णा जी? समझ में आया सुवर्णा जी, विद्या जी? Okay, so we will close it here. Thank you Shivani for organizing this and thank you everybody. तुषार जी, आप और आपके साथ जो हैं, आप कोई क्वेश्चन, कुछ डाउट, कोई कमेंट? All right. Thank you. Have a good time. Bye bye. Thank you so much, ma'am.